और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के रिगार्डिंग पहले तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बोल दूं ताकि आपको लगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो जो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपसे पूछे गए हैं वो मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? जी सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, ये पूछा गया था आपसे 2017 में, 18 में, 13 में, 14 में, यानी 3-4 बार सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद फिर आपसे उस सेक्शंस के यानी 100 में जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, कभी-कभी वही इलस्ट्रेशन आपको उठा के दे देता है और पूछता है कि इसको एक्सप्लेन करिए, यानी ए नोज जेट टू बिहाइंड ए बुश, बी डज नॉट नोज इट। वो वाला इलस्ट्रेशन उठा के ये शॉर्ट में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है, नोट्स लिखने के लिए, या इस तरह से आ सकता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन डज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, यानी कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के तरह से हो जाता है या मर्डर के समान हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वेरी शॉर्ट में 2016 में। तो अगर इस तरह से वेरी शॉर्ट में पूछता है तो उसका आंसर ये होगा कि all culpable homicide is murder when terms and condition of 101 is satisfied, यानी धारा 101 की जो टर्म्स कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है तो सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है। धारा या जो सेक्शन 101 है वो सिंपल यही उसकी लैंग्वेज ही है कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब उनकी जो टर्म्स कंडीशन नीचे हैं, इंटेंशन, इंजरी, नॉलेज, वो सब फुलफिल हो जाए तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। सर क्या पनिशमेंट्स पर्टिकुलरली पूछी जाएंगी? बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी और ना ही आपको लिखनी है। अगर आपको कोई याद है तो पर्टिकुलर, हाँ, अगर कोई याद है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर पनिशमेंट आपसे पूछा नहीं जाता। हाँ, पनिशमेंट किस रूप में आपसे पूछा जाएगा कि पनिशमेंट एज ए कंसेप्ट, कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि पनिशमेंट क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसकी थियरीज क्या है। हाँ, सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसमें यही है कि मेनली क्या पूछा जाता है कि पनिशमेंट कितने तरह के हैं और पनिशमेंट से रिलेटेड थियरीज क्या हैं। तो अब चूंकि पनिशमेंट चेंज हुआ है, उसमें एक कम्युनिटी सर्विस डाल दिया गया है, तो कम्युनिटी सर्विस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब यही है कि जो हमारी सोसाइटी के बेनिफिशियल पर्पज के लिए, उसको सर्व करने के लिए सर्विसेज ली जा सकती हों क्रिमिनल से, अफेंडर से, उसको हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। अब उसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे क्रिमिनल से कहना कि वो फला प्लाट पे पेड़ लगाए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराए लोगों से, या इस तरह का कोई भी सर्विस जिससे कि हमारी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो सकता हो। तो ये एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस। बाकी उसके अलावा जो पनिशमेंट्स हैं वो पहला है डेथ पनिशमेंट, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट। और इम्प्रिजनमेंट दो कैटेगरी में होता है, एक सिंपल, एक रिगरियस। और इसके बाद फॉरफीचर और फाइन, और नया जोड़ दिया गया कम्युनिटी सर्विस। तो ये आपकी 6 तरह के पनिशमेंट हैं, पहले 5 थे, अब हो गए 6। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। 5 ही बताए हैं ना आपने, ये पेनल्टी जो फाइन। अच्छा, ये 5 हुआ, तो 5 हुआ तो छठा भी जान लीजिए। क्या क्या हमने बात की कि डेथ पनिशमेंट। सर एक बार पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार बता दीजिए 2 मिनट के लिए ना। हाँ, बता देंगे। पहले जो आप कर रहे हैं वो कर लीजिए, या चलिए इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पनिशमेंट का कंसेप्ट जो है, बेसिकली पनिशमेंट लोगों को दिया क्यों जाता है, पहली बात तो ये है। तो पनिशमेंट दिया इसलिए जाता है कि लोग फियरफुल हों, यानी जो अफेंडर्स हैं, कल्प्रिट्स हैं, वो डरें पनिशमेंट से और ऑफेंस ना करें। एक उसका ये रीजन है। दूसरा ये कि उनको प्रिवेंट कर दिया जाए, यानी इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाए तो वो प्रिवेंट हो जाते हैं ना, ऑफेंस नहीं कर सकते। और इसके बाद दूसरा ये है कि उनसे बदला लेना, उन्होंने गलत कार्य किया तो उनके साथ गलत किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने कहा फियर उनके अंदर आए, और वो कैलकुलेट जब करें तो जो उन्होंने बेनिफिट गेन किया है ऑफेंस से, तो उसके रिगार्डिंग उनको लगे कि उसके रिगार्डिंग उनको पेन भी मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो हरासमेंट होगा उनका, तो ऑफेंस नहीं करेंगे। तो ये 4-5 तरह की थियरीज हैं उसके पीछे। तो थियरीज जो हैं वो क्या क्या हैं कि डिटरेंट थियरी और प्रिवेंटिव थियरी, रिफॉर्मेटिव थियरी
अब इन थियरीज का मतलब क्या है और क्यों ये थियरीज अप्लाई की जाती हैं कि किसी व्यक्ति को इतना डिटर कर दिया जाए, वो भयभीत हो जाए कि वो ऑफेंस करे ही ना। एक पहली थियरी ये है। दूसरी थियरी है बदला लेने की थियरी, जिसे आप कह रहे हैं रिट्रीब्यूटिव थियरी। यानी पहली आपने बताई डेटरेंट थियरी, दूसरी आपने बताई रिट्रीब्यूटिव थियरी, तीसरी प्रिवेंटिव थियरी और चौथी जो है रिफॉर्मेटिव थियरी। 4 मेन थियरीज हैं। अब इसके बाद कहीं बुक वगैरह में और बहुत सारी थियरीज दी हुई हैं, लेकिन मेन यही थियरी 4 है। तो पहली थियरी जो हमने बताई डेटरेंट थियरी का मकसद क्या है, वो क्या मानता है, वो जो उसके जो जुरिस्ट हैं, जो उसके विधिवेत्ता हैं, वो क्या मान रहे हैं कि हम पनिशमेंट इसलिए देते हैं कि अफेंडर्स जो हैं, कल्प्रिट्स जो हैं, वो डरें और ऑफेंस ना करें। फिर दूसरी थियरी जो है रिट्रीब्यूटिव थियरी, वो क्या मानती है कि आपने गलत किया तो आपके साथ गलत होगा, यानी आई फॉर आई, ब्लड फॉर ब्लड, पेन फॉर पेन, यानी जैसा आपने किया वैसा आपके साथ कर दिया जाएगा। तो पहले जो बिल्कुल एंशिएंट टाइम की बात आप करें तो, और आज भी अभी सऊदी अरबिया में कहा जाता है कि आपने चोरी की तो आपका हाथ काट लिया जाता है, आपने किसी का मर्डर किया तो आपकी जान ले ली जाती है, जो आपने किया वैसा आपके साथ किया जा रहा है। इसको आप कह रहे हैं रिट्रीब्यूटिव थियरी। और फिर तीसरी थियरी की बात मैं कर रहा हूँ प्रिवेंटिव थियरी, यानी आपको रोक दिया जाए, आप ऑफेंस करने ही ना पाए, जैसे आपको जेल में डाल देना। दूसरा, आपके पास किसी कार्य को करने का कोई लाइसेंस है, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस जो है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ये 3 थियरी हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट थियरी है रिफॉर्मेटिव थियरी। तो रिफॉर्मेटिव थियरी का मानना है कि एक्यूज जो है, कल्प्रिट जो है, वो बाय बर्थ नहीं है, उसने ऑफेंस करना इस सोसाइटी में ही सीखा है, यानी ऑफेंस जो है सोसाइटी की उपज है, सोसाइटी में ही उसकी उत्पत्ति हुई है, वो डेवलप हुआ है। इसलिए सोसाइटी को उस अक्यूज्ड को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसने ही सिखाया है तो उसे सुधार भी करना चाहिए। यानी सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है या स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है इस थियरी में, और वो एक्यूज्ड का सुधार करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो विभिन्न स्कीमें इस समय चलती हैं जेलों में भी, उनको एजुकेट करने की, ट्रेंड करने की कोशिश की जाती है। तो ये उसका हिस्सा है रिफॉर्मेटिव थियरी का। और रिफॉर्मेटिव थियरी बिल्कुल कठोर पनिशमेंट नहीं देना चाहता है, ये चाहता है कि एक्यूज्ड को उतना ही पनिशमेंट दिया जाए जिससे कि वो सोसाइटी भी सरवाइव कर सके और एक्यूज्ड सरवाइव कर ले। और रिफॉर्मेटिव थ्योरी का जो मेन एम है कि एक्यूज्ड में इतना सुधार किया जाए कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके और सोसाइटी में फिर से वो रिहेबिलिटेट हो सके, पुनर्स्थापित हो सके, ये उसका मानना है। तो आज की डेट में अगर आप बात करें मॉडर्न टाइम में, इस सोसाइटी में रिफॉर्मेटिव थ्योरी को ही अप्रोच किया जाता है, उसी को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि किन्हीं न किन्हीं रूपों में बाकी जो 3 थियरीज की हमने बात की वो भी अभी एग्जिस्ट करती है। किस तरह से एग्जिस्ट करती है कि जैसे हमने कहा कि रिट्रीब्यूटिव थियरी यानी जो बदला लेने की बात करती है, तो रिट्रीब्यूटिव थियरी आज भी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे कि आपने मर्डर किया तो आपको डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है, यानी आपने लाइफ ली किसी की तो लाइफ के बदले आपकी लाइफ ली जा रही है, तो वो आज भी एग्जिस्ट है। दूसरा हमने कहा कि डेटरेंट थियरी जो अपराधियों को भयभीत करती है, तो ये थियरी भी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे कि अगर कोई डकैती का ऑफेंस करता है तो उसको हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं, कठोर पनिशमेंट देते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट देते हैं। और रेप के मामले में ये एग्जांपल्स आपके सामने बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि हम 20 साल तक का और टिल द लाइफ उसको इम्प्रिजनमेंट में रखते हैं और डेथ पनिशमेंट भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को हम इसी तरह से रिगरस पनिशमेंट देते हैं। तो ये थ्योरी भी अभी भी है। और दूसरा प्रिवेंटिव थ्योरी की जो बात आप करें तो वो भी अभी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे कि हम एक्यूज्ड को जेल में डाल देते हैं ताकि वो अब ऑफेंस कर ही ना सके। दूसरा, हम लाइसेंस भी रद्द करते हैं बहुत से मामलों में जहां हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी थियरीज कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे ज़्यादा जोर देता है और इसे ही बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसी का एक पार्ट है कि हम अब जो मॉडर्न सोसाइटी में या सिविलाइज्ड सोसाइटी में डेथ पनिशमेंट को एबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। बहुत से फॉरेन कंट्रीज में डेथ पनिशमेंट को एबॉलिश भी कर दिया गया है और इंडिया में भी इस समय समय पे बहस होती रहती है, डिस्कशन डिबेट होता रहता है कि इसे एबॉलिश कर दिया जाए ना कर दिया जाए। तो इस पे आप अपनी अप्रोच लिख सकते हैं कि क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं डेथ पनिशमेंट के, या बहुत कठोर पनिशमेंट देने के
क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, इस पे आप अपना अप्रोच इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि पनिशमेंट कितने तरह का होता है जो हमारे बीएनएस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो सबसे पहला डेथ पनिशमेंट, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और तीसरा इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट दो तरह का, रिगरस और दूसरा सिंपल। इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा फाइन और लास्टली जैसा मैंने कहा कि कम्युनिटी सर्विस। ये जोड़ा गया है बीएनएस में इस समय 2023 में। इसके पहले ये पनिशमेंट आपके लॉ में नहीं था, हालांकि कोर्ट्स ये बार बार अपने डिसीजन के माध्यम से देते थे एक्यूज्ड को बहुत पहले से भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। चूंकि लोअर कोर्ट जो है वो बियॉन्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजन के नहीं जा सकते, तो लोअर कोर्ट ये नहीं देते थे इस तरह का पनिशमेंट, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी सर्विस ऑलरेडी दे रहे थे, वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे इस बात को। लेकिन अब इसे एक लीगल फ्रेमवर्क में ला दिया गया, कम्युनिटी सर्विस। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा थियरी ऑफ पनिशमेंट और पनिशमेंट का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से कर। प्रॉपर्टी जब्त करना आएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने गेन किया है गलत तरीके से, तो उसे फॉरफिट कर लेना, जब्त कर लेना। और इसको विभिन्न उदाहरण से आप समझा सकते हैं। ये पनिशमेंट वाला जो अभी आपने सर टॉपिक बताया है, ये अपने मतलब सिलेबस में किस टॉपिक का पार्ट है ये? सिलेबस में ये आपके, एक मिनट में, सिलेबस में चैप्टर 2 है ना सर? सॉरी, चैप्टर 2 पनिशमेंट, ये सेक्शन 4 है आपका, और चैप्टर 2। हाँ, पहले तो अलग चैप्टर और अलग सेक्शन था इसका, ये 53 से स्टार्ट होता था, लेकिन अब सेक्शन 4 में है। और इसके बाद अब आ जाइए आप सर, एक बार सेक्शन 6 जो फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट है, एक बार उसको प्लीज सर पहले मर्डर करा दीजिए जैसे आप बोल रहे थे। हाँ, चाहिए यही, क्योंकि आप छोटे छोटे टॉपिक्स में, टर्म्स में उलझेंगे तो आप मेन अपने ट्रैक से हट जाएंगे। तो पूरा रिवीजन करा दीजिए। हाँ, कोशिश मेरी यही है, तो इसीलिए आप छोटे छोटे चीजों में उलझे ना। जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पनिशमेंट का बता दिया, अगर आपने ये पकड़ लिया तो ये बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है। ये इससे अधिक आप नहीं रिकॉल कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। अब इसके बाद आ जाइए मर्डर पे। तो मर्डर में हम बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस की, कि इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, बट every culpable homicide is not murder. Discuss those circumstances in which culpable homicide does not amounting to murder. ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है इस मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, और इस पे मैं बात करूंगा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन की पहले चर्चा कर लूं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोवोकेशन अंडर एक्सेप्शन 1, essential elements of provocation under exception 1 of section 101। और ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही पूछ करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसका आंसर करने के लिए आपको पहले तो पूरा सेक्शन 101 लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये सेक्शन ये कह रही है और इसी का ये एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन के नाते इस एक्सेप्शन के एलिमेंट, इसके ये डिटेल है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद आप लिख देंगे कि इस एक्सेप्शन की वजह से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माना जाता और वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है, यानी उसके लिए लेस पनिशमेंट दिया जाता है। इसका आंसर इस तरह से बनाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा इस टॉपिक की। तो एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ये बात किस रिगार्डिंग कही जा रही है और इसका आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो ये जो वर्डिंग यूज की गई है, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो भी मर्डर होगा उसमें कल्पेबल होमिसाइड के एलिमेंट निश्चित रूप से होंगे। जैसे मैं कहूं कि फल, तो फल का मतलब अंगूर, आम, अमरूद, केला सब आ गया। तो उसी तरह से जैसे ही कल्पेबल होमिसाइड की बात होगी तो उसमें मर्डर आ गया, और जितने भी इलीगल डेथ होगी सब कुछ उसमें आ गया। कल्पेबल होमिसाइड इज ए जीनस एंड मर्डर इज स्पेसीज, ये बताते हुए आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब ये बात कहां से कोरिलेट हो रही है? तो 101 सेक्शन 101 में ये कहा गया है कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब देखिए लैंग्वेज उल्टी हो रही है, बदल रही है। तो अब समझना आपको क्या है कि
ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, यानी जितने भी कल्पेबल होमिसाइड होंगे सभी मर्डर होंगे यदि 101 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो। तो रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल हो रही होगी? मींस डेथ caused by intention, caused with intention, with injury plus knowledge और with knowledge। अब उन सारे टर्म्स पे हम लोग आ जाते हैं, एक एक करके बात करते हैं। यानी आंसर करने का ये मैंने तरीका आपको बताया, कैसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे आप। अब आ जाते हैं अपने मर्डर वाले टॉपिक पे। तो मर्डर वाले में हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले कि इसके एलिमेंट को बताने के लिए आपको जब आपसे कल्पेबल होमिसाइड अलग से पूछा जाए तो भी यही आंसर बनेगा, मर्डर आपसे अलग से पूछा जाए तो भी यही बनेगा, और आपसे दोनों पूछा जाता है, दोनों में फिर डिफरेंस करने की कोशिश की जाती है, तो फिर कैसे फ्रेम करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। पर एक जब मर्डर, हाँ, ये कल्पेबल होमिसाइड क्या है? कौन कल्पेबल होमिसाइड का जो मीनिंग, कल्पेबल होमिसाइड का जो मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि होमिसाइड का मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होना। तो किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई, लेकिन चूंकि आज का क्लास में चाह रहा था कि आपका बेसिक कंसेप्ट केवल क्लियर करना, डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चलिए आपने कह दिया तो सर रिवीजन यस। सर आप हाँ। ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा ताकि हम उसको पढ़ लें, आप बता दीजिएगा प्लीज। सर आप रिवीजन कराइए प्लीज। चलिए ठीक तो है। मैंने स्टार्टिंग ही की थी आपसे क्वेश्चन से ही। चलिए, तो डेथ, किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो रही है और वो डेथ जो है इलीगल है, तो इसी को आप कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे। तो डेथ हो किसी ह्यूमन बीइंग की और उस ह्यूमन बीइंग की डेथ किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रही हो। तीसरा एलिमेंट, किसी एक्ट से या किसी ओमिशन से ऐसी डेथ हुई हो और उस ओमिशन या एक्ट में काजल रिलेशन, तो इसे आप कह रहे हैं कि ये अब आपके कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का पार्ट है। अब इसमें क्या जुड़ेगा तो आप इसे कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर मानेंगे? इसी में आपका जुड़ जाएगा इंटेंशन, या यानी वो डेथ जो की गई है वो इंटेंशन के साथ की गई है, या इंटेंशन प्लस नॉलेज के साथ की गई है, या इंजरी के साथ की गई है, और इंजरी ऐसी है कि वो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, या फिर नॉलेज के साथ की गई है। और नॉलेज कैसी है? आपको ये नॉलेज है इस बात की कि इमिनेंटली डेंजरस, वो जो कार्य आप कर रहे हैं वो इतना डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, वो डेथ काज कर देगा। तो इतने एलिमेंट फुलफिल हो गए तो ये हो गया मर्डर। और इसी मर्डर में अगर 5 एक्सेप्शंस आ गए, 101 के 5 एक्सेप्शंस आ गए, तो इन्हें आप कहेंगे कि ये ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है जो अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं है। यानी पीछे जो हमने क्वेश्चन की बात की थी उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये आंसर आपका बनेगा कि अगर 101 सेक्शन 101 के एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, ये 4 में से कोई एक, तो वो मर्डर है कल्पेबल होमिसाइड। और ये एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन इसी सेक्शन में बताए गए 5 किसी एक्सेप्शन में फाल करेगा केस, तो वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वो 5 एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया तब एक्यूज ने डेथ काज की, तब उसका जो कल्पेबल होमिसाइड होगा वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। अब जो प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरली प्रोवोक्ड न हुआ हो, जो एक्यूज है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा न हो, और प्राइवेट डिफेंस में वो प्रोवोक ना हुआ हो, ये उसकी टर्म्स कंडीशन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। प्लीज माइक बंद कर लीजिए और लोग प्लीज। इसके बाद जो व्यक्ति प्रोवोक हुआ है ये चेक किया जाएगा कि क्या उसके प्रोवोकेशन में और डेथ काज करने के बीच में कूलिंग पीरियड था, यानी उसके शांत होने का समय था। अगर शांत होने का समय था तो उसे शांत हो जाना चाहिए था। और इसके बाद कॉमन जो प्रूडेंस का पर्सन है उसके बिहाफ पे ये चेक किया जाएगा ना, कि कोई विशेष प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लेवल पे चेक नहीं किया जाएगा, कॉमन प्रूडेंस के व्यक्ति के हिसाब से चेक किया जाएगा। अब जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी किसी व्यक्ति ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए उसे एक्सीड करके मर्डर कर दिया, यानी डेथ काज कर दी, तो वो ऐसा किया गया मर्डर वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। और थर्ड एक्सेप्शन है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए ड्यूटी को एक्सीड कर दिया
और डेथ काज करता है तब वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट फोर्थ है आपका सडन फाइट, यानी दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं और उस झगड़ा के दौरान एक व्यक्ति दूसरे की डेथ काज कर देता है, तो ऐसी डेथ भी मर्डर नहीं होगी बल्कि कल्पेबल होमिसाइड ही होगी। और लास्ट है कंसेंट, कंसेंट से किसी की डेथ काज की जाती है तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो ये था आपका पूरा ओवर कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर हो सकता है, कब मर्डर नहीं हो सकता है। तो कल्पेबल होमिसाइड, सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होंगे, केवल और केवल अगर ये 5 एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। 5 एक्सेप्शंस मींस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट, सडन फाइट और कंसेंट। इन 5 में फॉल करने वाला कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। अब इसके बाद सर कंसेंट टू डेथ वाला में थोड़ा एग्जांपल देंगे सर? एग्जांपल ये है कि जैसे आपने कंसेंट दी है खेलने के लिए और खेल के दौरान किसी की डेथ काज करने का कोई इंटेंशन नहीं है और गुड फेथ में वो केवल खेल भावना से ही कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से चोट लग रही है, डेथ होती है। तो इस तरह के मामले में कंसेंट जो थी यहाँ तो बिल्कुल फुल एक्सक्यूज है और उसमें उसने एक्सीड किया कंसेंट, तब वो और फतेमा पुन्नई के केस का भी एग्जांपल लिया था जहां वो स्नेक चार्मर है, वो स्नेक बाइट करा देता है एक व्यक्ति को, तो वो मिसकंसेप्शन में कंसेंट दी जा रही है तो वो भी कंसेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, तब वो मर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए, इसमें इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ की हमने बात की थी कि प्रोवोकेशन पे KM नानावती वाला केस की हम लोगों ने चर्चा की थी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड करने वाले मैटर में हम लोगों ने जागीर सिंह की बात की थी, रामवीर दिल्ली की बात की थी हम लोगों ने सडन फाइट के लिए, और पुन्नई फतेमा की चर्चा की थी हम लोगों ने कंसेंट के लिए। तो ये कुछ केसेस का नाम लिया मैंने। अब आपको केस लॉ रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में ऐसा कहा, ये सफिशिएंट हो जाएगा। सर इसमें एक चीज, जैसे हमें केस नाम वगैरह याद नहीं रहते, इसको सिचुएशन बेसिकली अगर याद है तो A और B करके भी अगर बताएं तो काम चल जाएगा। बिल्कुल ये सफिशिएंट है और मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है केस तो आप सीधे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले में, या A ने B को ऐसे किया तो फिर C ने ये किया तो उसका रिजल्ट ये आया, तो ये है, आप फाइंडिंग बता देंगे कि ऐसा है, मतलब खुद क्रिएट कर लेंगे आप, एग्जाम्पल उदाहरण बना के बता देंगे। सर एक चीज और पूछनी है, जितने भी केस लॉ आते हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट वाले ही है ना, हाई कोर्ट वाले तो नहीं है कोई? नहीं, इसमें जितना मैंने नाम लिया वो सभी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, लेकिन जो पब्लिश होते हैं दूसरे केसेस वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आते हैं, लेकिन आपको कोई इससे इशू नहीं है। सर अपनी नॉलेज का कोई केस डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ के अपने उदाहरण दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सब कुछ वैलिड है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्ट, उसी चैप्टर का, यानी जो चैप्टर 6 में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की, और सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं हर्ट। और हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 114 में, सेक्शन 114 में डिफाइन किया गया और यहाँ कहा गया है कि हु एवर, यानी कोई व्यक्ति जो डज एनी एक्ट, कोई कार्य करता है और कार्य क्या कैसे कर रहा है, विथ द इंटेंशन और विथ द नॉलेज, यानी उसे ये पता है कि वो क्या कर रहा है, या तो उसे नॉलेज है या वो ऐसा चाहता ही है, उसका इंटेंशन है, और उसके द्वारा कर क्या रहा है, काजेज बॉडली पेन और डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी वो कोई एक व्यक्ति है जो इंटेंशन या नॉलेज के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को बॉडली पेन या डिजीज या इन्फर्मिटी काज कर रहा है, तो वो व्यक्ति एक्यूज्ड है, और किस बात का, हर्ट काज करने का एक्यूज्ड है। ये है पूरा इसका कंसेप्ट। और अब जैसे इसका एग्जांपल आप लें कि किसी को घूसा मारता है, किसी को किक करता है, तो इसे आप हर्ट कह रहे हैं, और किसी का बाल पकड़ के खींचता है, तो ये सब इसी हर्ट में फॉल करेंगे। लेकिन अगर उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही है और उससे से डेथ भी काज हो जाती है तो वो हर्ट के लिए ही लायबल होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी को मान लीजिए हर्ट डिजीज है और उसे पता नहीं है, वो सामान्य तौर पे उससे गुस्से में मार रहा है एक घूसा और उसकी डेथ हो जाती है। और इसी पे केस है जो आप सुप्रीम कोर्ट का ही केस है सिद्धू वाला,
सिद्धू ने एक ड्राइवर को घुसा मारा और उसकी डेथ हो गई थी, तो सिद्धू को केवल हर्ट के लिए पनिश किया गया था। ये आप एग्जांपल आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड तो पंजाब वाले हैं। हाँ हाँ, सिद्धू पंजाब वाला, वो जो क्रिकेटर है। स्टेट ऑफ पंजाब है वैसे? स्टेट ऑफ पंजाब नहीं, बल्कि उसका नाम उसमें है। वो चूंकि ये कंप्लेंट केस था ना, ये सिंपल हर्ट का केस था, तो इसलिए उसमें स्टेट ऑफ पंजाब नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों का नाम ही अपोजिट पार्टी। अभी मुझे रिकॉल हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अब इसके बाद जो उसी का अगला टॉपिक है ग्रीवस हर्ट। ग्रीवस हर्ट यानी जो सिंपल हर्ट की बात हम लोगों ने की, उसी का एग्रीवेटेड फॉर्म जो है वो ग्रीवस हर्ट है। और ग्रीवस हर्ट को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि केवल इनुमरेट किया गया है और बता दिया गया कि ये जो इनुमरेशंस हैं, ये जो बताए गए हर्ट हैं के काइंड्स हैं, ये ग्रीवस होंगे, और इनके अलावा जो कोई भी हर्ट होगा वो सिंपल हो जाएगा। यानी जो फॉलोइंग मर्डर है वो काइंड्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट में ही आएगा ना? मर्डर, हाँ मर्डर वो ग्रीवियस हर्ट होगा। कंसेप्ट आप इस तरह से अगर मिक्स करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड में बेसिक क्या हो रहा है कि किसी एक पर्सन की डेथ काज हो रही है, किसी ह्यूमन बीइंग डेथ हो रही है, डेथ हो रही है। और ग्रीवस हर्ट में तो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, माइक किसी का ऑन है, बंद कर लीजिए, किसी का दांत टूट गया, ये सब बातें हो रही है ना। तो कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, एक में मिल ही नहीं सकता किसी भी तरह से। अब जो बात कही जा रही है, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवस, यानी जिन हर्ट्स को डेजिग्नेटेड किया गया एज ए ग्रीवस हर्ट, वही हर्ट केवल ग्रीवस हर्ट होगा। इसके अलावा कोई भी हर्ट होगी तो वो सिंपल हर्ट में फॉल कर जाएगी। ये सिंपल सी बेसिक बात आपको जाननी है। अब आपको समझना है कि कौन कौन सी हर्ट को ग्रीवस माना गया है। तो पहला, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं अनसेक्सिंग सेक्सिंग ए मैन, या फिर और कह सकते हैं डिप्राइविंग ए मैन ऑफ हिज विरिलिटी, यानी उसकी सेक्सुअल पावर को आप छीन रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप कह रहे हैं इमेस्कुलेशन। दूसरा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, उसकी किसी आंख की जो साइट है वो परमानेंटली चली जाए। तीसरा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, किसी कान की सुनने की क्षमता परमानेंटली चली जाए। नेक्स्ट, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। यहाँ मेंबर का मतलब है ऑर्गन, आपका कोई बॉडी पार्ट्स जो है उसकी बात हो रही है, यानी लॉस ऑफ लिम्ब और ज्वाइंट। और मेंबर का मतलब हमने समझा कि ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। और मेंबर की बात हम समझ चुके हैं कि ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी सिर में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं डिसफिगरेशन, या फेस पे आपने ब्लेड मार दिया और उस पे जो निशान है उसका परमानेंटली पड़ा हुआ है चेहरे पे, तो ये परमानेंट डिसफिगरेशन है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, यानी दांत आपने तोड़ दिया, उसकी हड्डी तोड़ दी, या डिसलोकेट कर दिया, जहां है वो फिक्स, उसका प्लेस चेंज कर दिया। नेक्स्ट, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, यानी व्यक्ति के लाइफ को आप एंडेंजर्स कर रहे हैं, या 15 डेज इन सेवर बॉडली पेन, उसको 15 दिन तक गंभीर पेन होती रही, या वो अपने जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स हैं उन्हें फॉलो करने में अनेबल हो जाता है। तो इसे आप इस 8 तरह की हर्ट को आप मानेंगे कि ये ग्रीवस नेचर की हर्ट है। इन 8 के अलावा कोई भी हर्ट होगी तो उसे आप सिंपल हर्ट मानेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में सर ये चौथे पांचवे में क्या डिफरेंस है? प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, और डिस्ट्रक्शन ऑफ और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, इसमें इन दोनों में 4-5 में इसमें डिफरेंस ये है कि प्राइवेशन का मतलब आप उसे डिप्राइव कर रहे हैं मेंबर और ज्वाइंट से, और दूसरे वाले में कि डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग, उसको कमजोर कर रहे हैं, उसकी शक्ति खत्म कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है।
जैसे आपने गब्बर ने ठाकुर का हाथ काट लिया और एक में वो हाथ में इंजेक्शन लगा देता है, उसका हाथ काम नहीं करता, यानी लकवा मार दिया उसको। ये दोनों का डिफरेंस है। अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट। अब जो पहला डिफरेंस होगा वो प्रोविजन के बेस पे आप करेंगे, यानी जो सिंपल हर्ट को या हर्ट को बताया गया है वो सेक्शन 114 में और ग्रीवस हर्ट को बताया गया सेक्शन 116 में। ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफिनेशन के बेस पे आप डिफरेंस करेंगे कि ग्रीवस हर्ट जो है वो 8 काइंड्स ऑफ हर्ट डेजिग्नेटेड एज ग्रीवस, और सिंपल हर्ट में लिखेंगे कि अदर ऑल हर्ट इज डेजिग्नेटेड एज सिंपल हर्ट। ये हो गया। फिर पनिशमेंट के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे आप। पनिशमेंट जो होगा सिंपल हर्ट के लिए अप टू 1 ईयर से लेकर के अप टू 10 ईयर्स तक होगा, और ग्रीवस हर्ट के लिए पनिशमेंट स्टार्ट होगा अप टू 7 ईयर्स से लेकर के इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नेचर के बेस पे आप डिफरेंस करेंगे। सिंपल हर्ट में लिखेंगे नॉट ऑफ सीरियस नेचर और ग्रीवस हर्ट में लिखेंगे सीरियस इन नेचर। फिफ्थ हो जाएगा नो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन सिंपल हर्ट वाले में या हर्ट में, और ग्रीवस हर्ट में लिखेंगे फ्रैक्चर और लोकेशन डिसलोकेशन में और मे नॉट काज, यानी ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिंपल हर्ट में कतई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डिफरेंस हर्ट के लिए टेम्परेरी हार्म, यानी जो हर्ट होगी या सिंपल हर्ट होगी उसमें जनरली टेम्परेरी हार्म होता है जनरली, और ग्रीवस हर्ट में जनरली परमानेंट नेचर का हार्म या इंजरी होती है। नेक्स्ट सिंपल हर्ट में इट डज नॉट एंडेंजर्स लाइफ, इसकी वजह से लाइफ आपकी एंडेंजर्स नहीं होती है, और ग्रीवस हर्ट में इट मे एंडेंजर्स लाइफ, इट मे एंडेंजर्स लाइफ। नेक्स्ट हर्ट सिंपल हर्ट के लिए नॉट नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है हर्ट या सिंपल हर्ट, और ग्रीवस हर्ट जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। लास्ट हर्ट के लिए कंपाउंडेबल विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के इंटरवेंशन के अलावा भी कंप्रोमाइज हो सकता है, कंपाउंडेबल है, और ग्रीवस हर्ट जो है वो कोर्ट की कंसेंट से ही कंप्रोमाइज या कंपाउंडेबल है। ये था आपका हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पे, और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन किया गया है सर। अभी इसमें हम लोगों ने एक तो अपना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दो वाइस वर्सा हो गए। हाँ। उसके बाद ग्रीवियस हर्ट और सादा हर्ट्स मतलब सिंपल हर्ट। हाँ। और अभी रॉन्गफुल स्ट्रेंथ और दूसरा कौन सा बोला आपने? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ओके सर, थैंक यू। और इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, स्पेशली इसलिए मैं डिफरेंसेस भी साथ साथ करा रहा हूँ। अब सेक्शन है इसका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का 126 BNS, और यहाँ जो बात की गई है वो कहा जा रहा है कि whoever, और ये whoever डिनोट कर रहा है एक्यूज्ड को। whoever वॉलंटरली यानी जानबूझ करके, यानी अगर वॉलंटरली ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इस ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब whoever डिनोटेड फॉर एक्यूज्ड वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स, किसी को रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, किस बात के लिए? एनी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को जिसको आप विक्टिम के रूप में डिनोट कर रहे हैं। प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी दिशा में जाने से रोक रहा है। प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, और किस रूप में किसे रोक रहा है? जिसे कि उस डायरेक्शन में जाने का राइट है, यानी बात कही जा रही है हैज ए राइट टू प्रोसीड, जिसे रोका जा रहा है उसे जाने का अधिकार है, हैज ए राइट टू प्रोसीड। तब अगर इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो आप कह रहे हैं कि ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो आप कहते हैं कि ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस है। लेकिन इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जाना चाहता है किसी डायरेक्शन में उसे जाने का राइट होना चाहिए, और जो व्यक्ति रोक रहा है उसे रोकने का कोई राइट नहीं होना चाहिए। रोकने वाला अगर गुड फेथ में रोक रहा है तो भी ऑफेंस नहीं होगा, और जाने वाले को जाने का राइट नहीं हो
तो भी ये ऑफेंस नहीं काज होगा। इसका एग्जांपल क्या है कि ट्रैफिक पुलिस आपको रेड सिग्नल होने पे रोक देती है तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे आपको रोकने का राइट है। दूसरा, आपको किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी पे जाने का राइट नहीं है तो प्राइवेट पर्सन अपना गेट बंद कर लेता है तो आपके अगेंस्ट वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें जो केस लॉ की हम लोग चर्चा कर रहे थे पीछे भी कि एक व्यक्ति दूसरे को, एक मकान मालिक है, उसका किराएदार कहीं बाहर गया हुआ था तो उस किराएदार के रूम पे ताला बंद कर देता है। जब किराएदार आता है तो वो अपने घर में या अपने रूम में अंदर नहीं जा पाता है तो इसे हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मानते हैं कि वो उस दिशा में यानी कमरे में जाने का उसका राइट है और वो अपने कमरे में जाने से वंचित रह जाता है या उसे बाधित कर दिया जाता है। अब इसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 127 BNS में और यहाँ जो बात की जा रही है कि हूएवर, और ये हूएवर डिनोट कर रहा है एक्यूज्ड को, wrongfully restrains such a manner, यानी wrongful restraint कर रहा है। अब wrongful restraint वाले सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। wrongful confinement के लिए wrongful restraint के सभी एलिमेंट आने चाहिए क्योंकि अब उन एलिमेंट की अलग अलग चर्चा न करके सेक्शन केवल क्या बता रही है कि whoever wrongfully restrains such a manner, यानी अब मैनर केवल चेंज होगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का मैनर चेंज कर देंगे आप तो वही कन्वर्ट हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। अब मैनर क्या चेंज हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। Whoever wrongfully restrains such a manner, एनी पर्सन, यानी दूसरे पर्सन को, जिस पर्सन को रेस्ट्रेन कर रहा है उसे आप विक्टिम के रूप में डिनोट कर रहे हैं। यानी एक पर्सन होगा जो एक्यूज्ड होगा, दूसरा विक्टिम होगा और क्या कर रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। सॉरी सर, ये रॉन्गफुली या विलफुली रेस्ट्रेन? रॉन्गफुली रेस्ट्रेंस, क्योंकि विलफुली तो पहले ही रेस्ट्रेन में ऑलरेडी इंक्लूड है। यही मैंने कहा कि आपका जो पहले ही वॉलंटरली वर्ड आ चुका है विलफुली के लिए तो रेस्ट्रेन में ऑलरेडी वो इंक्लूड है। अब यहाँ रॉन्गफुली आ गया, अब उससे एक डिग्री बढ़ गया ये। तो अब जो बात की जा रही है बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, यानी कोई लिमिट है उसके बाहर आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले वाले केस में क्या था कि किसी एक डायरेक्शन में आपको जाने से रोका जा रहा था, बाकी सभी डायरेक्शन में जाने के लिए आप फ्री थे। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और सीता जी से कहा कि इस रेखा के बाहर मत जाना। तो ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी सीता जी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया अगर बाकी एलिमेंट फुलफिल होंगे तो। लेकिन वहां उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ या भाभी को आप कहें तो भाभी को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने किया था, इसलिए वो अपराध नहीं था। और यही आप रॉन्गफुल इंटेंशन से कर देंगे तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस बन जाएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको समझने के लिए कि जहां आपने एक लकीर खींच दी, चाहे वो वर्चुअल लकीर हो या एक्चुअल लकीर हो, उस बीच में व्यक्ति को आपने रोक दिया और कहा कि इससे बाहर तुम्हें नहीं जाना है, तो वो हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और आपने व्यक्ति को लकीर के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम्हें इस लकीर के भीतर नहीं जाना है, बाकी तुम्हें जहां जाना हो चले जाओ, तो वो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों का। यानी आप किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोक दे रहे हैं तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये था फुल एंड फाइनल दोनों। अब इसका डिफरेंस और देख लीजिए। तो सबसे पहले आप प्रोविजन के बेस पे डिफरेंस करेंगे, यानी wrongful restraint is defined under section 126 and wrongful confinement is defined under section 127। आपने सेक्शन के बेस पे डिफरेंस किया, फिर आप डिफिनेशन के बेस पे करेंगे कि इट प्रिवेंट्स ए पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं यानी wrongful restraint, और इट कीप्स ए पर्सन विद इन सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, तब हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है इट इज नॉट ए वेरी सीरियस, यानी रेस्ट्रेन को कह रहे हैं आप कि ये बहुत सीरियस नेचर का नहीं है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को आप कह रहे हैं मोर सीरियस देन रेस्ट्रेन। नेक्स्ट,
ओनली पार्शियल सस्पेंशन ऑफ वंस लिबर्टी, यानी उसकी पार्शियल लिबर्टी को आप कर्टेल कर रहे हैं रेस्ट्रेंट में, और यहाँ कन्फाइनमेंट में टोटल सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी, यानी उसकी लिबर्टी को आप टोटली डिप्राइव्ड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पनिशमेंट के भी आप पे करेंगे आप 1 मंथ रेस्ट्रेंट के लिए जो सबसे सिंपल पनिशमेंट होगा वो अप टू 1 मंथ और फाइन 5000 और बोथ, और कन्फाइनमेंट के लिए है अप टू 1 ईयर और 5000 फाइन और बोथ। नेक्स्ट कॉग्निजेबल एंड बेलेबल रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, कंपाउंड, और फिर यहाँ जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये कॉग्निजेबल और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों भी हो सकता है, ये दोनों तरह का हो सकता है, और जो रेस्ट्रेंट होगा वो बेलेबल है हमेशा। फिर दूसरा डिफरेंस आप करेंगे कंपाउंडेबल, और जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट है वो कंपाउंडेबल भी है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में नॉन कंपाउंडेबल भी है। ये दोनों तरीके का होता है, क्योंकि वो सीरियस नेचर का है इसलिए कुछ केसेस में वो कंपाउंडेबल होगा, कुछ केसेस में नॉन कंपाउंडेबल। ये कंपाउंडेबल क्या होता है? कि पार्टीज आपस में ही कंप्रोमाइज करके, यानी विक्टिम और एक्यूज आपस में ही कंप्रोमाइज कर सकते हैं उस ऑफेंस को, उसी को आप कहते हैं कंपाउंडेबल। और जहां वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं उसको आप कहते हैं कि नॉन कंपाउंडेबल, यानी पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हैं। और कंपाउंडेबल ऑफेंस भी दो नेचर का होता है, एक होता है पर्सनली केवल पार्टीज कंप्रोमाइज कर सकती हैं, और एक में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसे भी लेकिन आप कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसका जो मेडिएशन वाला है। नहीं मेडिएशन नहीं, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसी कोर्ट की परमिशन लेते हैं आप कि हम लोग अपने केस का आपस में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो कोर्ट परमिट कर देता है, आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और उसी कंप्रोमाइज के बिहाफ पे कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है। ये है मामला। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस आप करेंगे कि रेस्ट्रेंट में नो लिमिट और बाउंड्रीज, इसमें कोई बाउंड्री या लिमिट नहीं होती है, इसको आप बल्कि और ऊपर लिखिएगा सबसे ऊपरी 2-3 लाइनों में, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लिमिट एंड बाउंड्रीज आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पे बाउंड्री या लिमिट होगी, चाहे वो वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, दोनों तरह की बाउंड्री को माना जाता है। आप किसी एक्चुअल बाउंड्री में उसको नहीं रख रहे हैं, लेकिन उससे कह रहे हैं कि तुम इस प्रीमाइसेस से बाहर गए, इस एरिया से, तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तो वो वर्चुअल बाउंड्री भी मान ली जाएगी, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। अब एक लास्ट लाइन इसके नीचे आप लिख दीजिएगा, और ये सब में लगभग फॉल करेगा, ग्रीवस हर्ट में भी करेगा, मर्डर कपल होमिसाइड में भी करेगा, यहाँ भी करेगा, कि ऑल wrongful confinement is basically wrongful restraint, but all wrongful restraint is not a wrongful confinement। ये लाइन आप अगर नीचे लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और अच्छी ये आपके रिपीट कर दीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दीजिए। all wrongful confinement is basically wrongful restraint, but all wrongful restraint is not a wrongful confinement। इसको सर मैथ की टर्म में बोले तो एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल कर दें, रेस्ट्रेंट को अंदर लिख दें। जैसे आपने कहा कि बड़ा सर्कल बना दिया, छोटा सर्कल बना दिया, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना दें, और जो छोटा सर्कल उसे रेस्ट्रेंट बोल दें, और कन्फाइनमेंट वाले को बड़ा वाला सर्कल बोल दें। उल्टा कह रहे हैं आप, बड़े में लिखेंगे रेस्ट्रेंट, छोटे में लिखेंगे कन्फाइनमेंट, क्योंकि कन्फाइनमेंट उसमें इंक्लूड है ना। अगर ग्रीवस दिखाना चाहते हैं बड़े को बड़ा, तो उस नेचर के लिए तो कन्फाइनमेंट हो सकता है, लेकिन रीजनिंग एज पर रीजनिंग ये रेस्ट्रेंट में शामिल है, इसलिए छोटे गोले में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, बड़े में रेस्ट्रेंट होगा। ओके, ठीक। चलिए अब आ जाइए आप किडनैपिंग वर्सेस एब्डक्शन, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। और किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का जो ऑफेंस है वो सेक्शन है इसकी किडनैपिंग की
137 BNS और एब्डक्शन जो है इसी सेक्शन के सेक्शन 137 का 138 सर। सॉरी, 1 मिनट में बता रहा हूँ। यहाँ जो किडनैपिंग 2 तरह की है, ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये 137 के ही क्लास 1 और क्लास 2 में बताया गया है और एब्डक्शन को बताया गया 138 में। तो ये आपको सेक्शन पता चला। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किडनैपिंग की। तो किडनैपिंग 2 तरह की है, एक बियॉन्ड इंडिया और एक बियॉन्ड लॉफुल गार्जियनशिप। यानी एक ऑफेंस जो है वो इंडिया के बाहर ले जाने पे बन रहा है और दूसरा गार्जियनशिप के बाहर ले जाने पे बन रहा है। और किड का मतलब होता है, किडनैपिंग को अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो किड मतलब चाइल्ड, इन्फेंट, और नैपिंग का मतलब स्टील, चुराना। तो अगर आप कहना चाहें कि किडनैपिंग का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है इसकी, तो चाइल्ड स्टीलिंग, बच्चे को चुराना, उस सेंस में ये स्टार्ट हुआ था ऑफेंस। अब इसके बाद हमने जाना कि किडनैपिंग 2 तरह का होता है, एक इंडिया से बाहर और एक गार्जियनशिप के बाहर। उसके लिए हमने कहा कि 37 में ही क्लास 1 क्लास 2 में इसको बताया गया अलग अलग। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। हूएवर, यानी अब हम बात कर रहे हैं किडनैपिंग बियॉन्ड इंडिया। तो किडनैपिंग बियॉन्ड इंडिया के मामले में हूएवर, और ये हूएवर डिनोट कर रहा है एक्यूज्ड को, कन्वेज मतलब ट्रांसपोर्ट और कैरी टू ए प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को जो विक्टिम है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की लिमिट्स के बाहर ले जाता है, यानी पाकिस्तान ले जा रहा है, बांग्लादेश ले जा रहा है, नेपाल ले जा रहा है, और वो किसी भी मीन्स से लेके जा रहा है, वो चाहे शिप से लेके जा रहा है, एयरप्लेन से लेके जा रहा है, या बाई रोड लेके जा रहा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और लीगली अथराइज्ड पर्सन। यानी उस जिस व्यक्ति को ले जा रहा है उसकी कंसेंट नहीं ले रहा है अगर वो मेजर है तो, और अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन से कंसेंट नहीं ले रहा है। इतना हो गया, अगर ये एलिमेंट फुलफिल हो गए तो ये है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा ऑफेंस है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, यानी इंडिया के बाहर नहीं ले जा रहा है लेकिन गार्जियनशिप से बाहर ले जा रहा है। और इसका मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यानी बियॉन्ड इंडिया और लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब कि जो पहला ऑफेंस था वो पर्सन के अगेंस्ट था, यानी उसमें विक्टिम कौन था, जिसको ले जाया जा रहा था बियॉन्ड इंडिया के मामले में। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब है कि ये वाला जो ऑफेंस है ये उस लॉफुल गार्जियन के अगेंस्ट ऑफेंस है। ये दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है। तो जो लॉफुल गार्जियन के अगेंस्ट किडनैपिंग है उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, हूएवर, जो एक्यूज्ड है वो क्या कर रहा है, टेक्स और इंटाइसेस। और टेक्स का मतलब वही हो गया काज टू गो और टू गेट इन पोजीशन, यानी उसे अपने कब्जे में लेना या कहीं ले जाना। और ये ले जाना सिंपली है, या तो उसे ले जा रहा है या फुसला बहका करके ले जा रहा है, यानी उसके साथ फोर्स वगैरह यूज नहीं कर रहा है। ये मेन आपको कंसेप्ट समझना है। इसके बाद वो व्यक्ति या तो चाइल्ड है, और चाइल्ड का मतलब बिलो 18 ईयर्स। अगर आपके पास कोई आईपीसी का मटेरियल होगा तो उसमें गर्ल के लिए अलग एज लिमिट दी हुई है, बॉयज के लिए अलग दी हुई है, लेकिन आपके बीएनएस में अब एक चाइल्ड वर्ड यूज किया गया है। अब गर्ल बॉय के बेस पे, बिहाफ पे एज का डिफरेंस नहीं रह गया है, यानी बिलो 18 ईयर का कोई भी पर्सन है, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों इस चाइल्ड में इंक्लूड है। तो या तो कोई चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसे दूसरा व्यक्ति एक्यूज्ड टेक्स और इंटाइसेस, और कैसे क्या कर रहा है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से, उसके पोजीशन से लेकर के उसे जा रहा है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। ये 2 बेसिक मेन एलिमेंट हैं इसके, कि किसी गार्जियन के लॉफुल कीपिंग से लेकर के जा रहा है, उसके पोजीशन से लेके जा रहा है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, उस गार्जियन की कंसेंट के बिना लेके जा रहा है। जिसको लेके जा रहा है उसकी कंसेंट यहाँ पे कंसीडर नहीं की जानी है। जो ऑफेंस किडनैपिंग का है अगेंस्ट लॉफुल गार्जियन, यहाँ पे जो कंसेंट है वो हमेशा गार्जियन की होगी। जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और किडनैपिंग बियॉन्ड इंडिया के मामले में जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है उसकी कंसेंट कंसीडर की जाएगी। और इसी तरह से एब्डक्शन के मामले में भी जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है उसी व्यक्ति की कंसेंट कंसीडर की जाएगी।
सर ये सर ये फॉरेन ले जाने के लिए एज का कोई लिमिट तो नहीं है? नहीं, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, वहाँ एज का कोई लिमिट दिया ही नहीं है। अब जल्दी जल्दी सुन लीजिए, आपका टाइम भी अब हो रहा है। विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, इसके बाद एक्सेप्शन क्या इसके हैं कि अगर कोई लॉफुली इंटरेस्टेड विथ केयर और कस्टडी, इसका मतलब जो लॉफुल वर्ड यूज किया गया है कि वो कौन है गार्जियन, तो कोई व्यक्ति जिसे लॉफुली इंटरेस्टेड विथ केयर और कस्टडी, जिसे कस्टडी और केयर इंटरेस्ट कर दिया गया, वो सभी व्यक्ति लॉफुल गार्जियन है। यहाँ वो लीगल गार्जियन के सेंस में बात नहीं हो रही है कि फादर मदर या कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन, इस तरह के गार्जियन की बात नहीं हो रही है। यानी हॉस्टल का जो वार्डन है वो भी गार्जियन हो गया, आपका कोई व्यक्ति जिसे आपने अपने बच्चे की कस्टडी या केयर सुपुर्द कर दिया, वो आपका लॉफुल गार्जियन है। इसके बाद दूसरी बात हो रही है, एक्सेप्शन इसका है कि फादर ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, अगर किसी इलिजिटिमेट चाइल्ड का फादर है और वो गुड फेथ में ये समझता है कि मैं उस बच्चे को कहीं ले जाने के लिए एलिजिबल हूं और ले जाता है, तो वो इस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा अगर अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल पर्पस। अगर वो इमोरल पर्पस से या अनलॉफुल पर्पस के लिए ऐसा कर रहा है, ले जा रहा है, तब तो वो लायबल हो जाएगा, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन था उसका। अब इसके बाद एब्डक्शन पे आ जाइए। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 138 में। 138 में एब्डक्शन को क्या बताया गया, हूएवर, जो डिनोट कर रहा है एक्यूज्ड को, बाय फोर्स कंपेल्स, फोर्स के द्वारा कंपेल कर रहा है किसी व्यक्ति को, या डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस, यानी डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस कर रहा है, या फोर्सफुली कंपेल कर रहा है। ये दो एलिमेंट या दो में से कोई एक एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए किसके रिगार्डिंग, किसी दूसरे पर्सन के, यानी एनी पर्सन जिसको आप कह रहे हैं विक्टिम, यानी एक व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है, दूसरे व्यक्ति को बाय फोर्स कंपेल कर रहा है या डिसीटफुल मीन्स के द्वारा इंड्यूस कर रहा है। किस बात के लिए, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी दूसरे प्लेस पे जाने या ले जाने के लिए ये सब कर रहा है, तो इसे आप कहते हैं एब्डक्शन। यानी कोई व्यक्ति फोर्स के द्वारा या डिसीटफुल मीन्स के द्वारा किसी व्यक्ति को कहीं ले जा रहा है, तो इसे आप कहेंगे एब्डक्शन। और यहाँ इस एब्डक्शन की खासियत ये है कि यहाँ किसी एज लिमिट की बात नहीं की गई है। जैसे कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एज लिमिट की बात नहीं की गई है, उसी तरह एब्डक्शन में एज लिमिट की बात नहीं की गई है। यहाँ आपको ये नहीं लिखना है कि मेजर वर्ड। एक क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, अबडक्शन में सर कंसेंट की जरूरत पड़ती है एंड किडनैपिंग में कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। आवाज क्लियर नहीं है। जो अबडक्शन है उसमें कंसेंट की जरूरत होती है एंड किडनैपिंग में कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। अब अपना माइक आप बंद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। दोनों में कंसेंट रिक्वायरमेंट है, दोनों ऑफेंस में, किडनैपिंग में, बियॉन्ड इंडिया में भी, एब्डक्शन में भी, यानी तीनों में कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। व्यक्तियों में चेंज आ जाएगा, यानी जो विक्टिम है उनकी कंसेंट अलग अलग किसकी होगी, बियॉन्ड इंडिया में जिसे आप ले जा रहे हैं उसकी कंसेंट की बात होगी, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन में कंसेंट लॉफुल गार्जियन की चाहिए, और एब्डक्शन में जिस व्यक्ति को आप ले जा रहे हैं उसकी कंसेंट सब में चाहिए। कंसेंट नहीं है तो भी ऑफेंस होगा, कंसेंट है तो ऑफेंस बनेगा ही नहीं। चलिए अब दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। जो एक पॉइंट है सर, जैसे मान लो उस टाइम कोई डिसीटफुल याद नहीं आए, रॉन्ग मींस कह दे तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि उसने गलत मीन्स का यूज किया है, बस ये आपको दिखाना है। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन में किसी मीन्स की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक बात है बस आपको। यानी इनोसेंटली भी आप किसी को कहीं लेकर के चले जाते हैं रॉन्गफुल गार्जियनशिप की पोजीशन से, तो मान लिया जाएगा कि लॉफुल गार्जियनशिप के अगेंस्ट किडनैपिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो इंडिया और अबडक्शन के मामले में कुछ ना कुछ इलीगल मीन्स होना चाहिए, ये आपको बेसिकली दिखाना है। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ जो डिफरेंस की बात की गई है, किडनैपिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 137 ऑफ BNS और एब्डक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 138 ऑफ BNS। अब इसके बाद आप बता रहे हैं कि किडनैपिंग इज टू काइंड्स,
यानी किडनैपिंग दो तरह की है, एक बियॉन्ड इंडिया और एक बियॉन्ड लॉफुल गार्जियनशिप, ये आपने बताया। फिर यहाँ एब्डक्शन में आप लिख रहे हैं कि नो काइंड्स ऑफ एब्डक्शन या नो सच काइंड्स ऑफ एब्डक्शन, यानी इस तरह के कोई काइंड्स यहाँ पे एब्डक्शन में नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे किडनैपिंग में माइनर और अनसाउंड माइंड, यानी स्पेसिफिकली यहाँ कहा गया किडनैपिंग में कि या तो वो माइनर होना चाहिए या अनसाउंड होना चाहिए। और आप लिखना चाहें तो एक लाइन अलग से लिख सकते हैं कि लेकिन किडनैपिंग बियॉन्ड इंडिया के मामले में ये अप्लीकेबल नहीं है, यानी चाइल्ड और माइनर या अनसाउंड माइंड की बात वहाँ पे कंसेंट, अरे सॉरी, वहाँ एज लिमिट की कोई बात नहीं की गई है। और यहाँ लिखेंगे आप एब्डक्शन में नो एज लिमिट डिफाइंड नॉर साउंडनेस और अनसाउंडनेस रिक्वायर्ड, यानी एब्डक्शन में इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, ऑफेंस अगेंस्ट लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग को आप बता रहे हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट लॉफुल गार्जियनशिप है ये, और एब्डक्शन में आप कह रहे हैं ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एब्डक्टेड, यानी जिस पर्सन को का एब्डक्शन हो रहा है उसी के अगेंस्ट ये ऑफेंस है। और किडनैपिंग जो है, जो ये अगेंस्ट लॉफुल गार्जियनशिप वाली किडनैपिंग है, तो जनरली जो हम डिफरेंस करते हैं तो वहाँ हम लॉफुल गार्जियनशिप वाली किडनैपिंग और एब्डक्शन में ही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी के सेंस में आपको समझना है। और बियॉन्ड इंडिया को आप बाहर निकाल देंगे जब आप डिफरेंस कर रहे होंगे। तो फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट, नो फोर्स रिक्वायर्ड सिंपल टेकिंग और इंटाइसिंग, यानी किडनैपिंग में केवल सिंपल टेकिंग और इंटाइसिंग ही सफिशिएंट है, नो फोर्स रिक्वायर्ड। और यहाँ लिखेंगे आप फोर्स और डिसीटफुल मीन्स रिक्वायर्ड एब्डक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट, किडनैप्ड कंसेंट और माइनर और अनसाउंड इमटेरियल, जिसकी किडनैपिंग की गई है, जिस माइनर या अनसाउंड की, उसकी जो कंसेंट होगी वो इमटेरियल है, वो कंसिडर नहीं की जाएगी। और यहाँ कंसेंट ऑफ एब्डक्टेड पर्सन इज मटेरियल, यानी उसे कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, किडनैपिंग जो है सब्सटैंटिव ऑफेंस, इंटेंशन इररेलेवेंट, उसका इंटेंशन हो ना हो, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे कोई इलीगल मीन्स या कुछ इस तरह का क्रिमिनल इंटेंशन आवश्यक नहीं है, केवल आपने सिंपल उसे ले लिया, अपने साथ ले गए, तो किडनैपिंग अगेंस्ट लॉफुल गार्जियनशिप कंप्लीट हो गया। ये सब्सटैंटिव ऑफेंस है अपने आप में ही ले जाना, केवल उसकी गार्जियनशिप से उसको डिप्राइव्ड कर देना ही अपने आप में ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ अब्डक्शन में रेलिवेंट अंडर सेक्शन 139 ऑनवर्ड्स, यानी अब्डक्शन अपने आप में ही ऑफेंस नहीं है जब तक कि 139 या उसके आगे की सेक्शंस में बताए गए ऑब्जेक्ट ना हो, वो गोल ना हो, वो एम ना हो। उन एम को फुलफिल करने के लिए आप एब्डक्शन कर रहे हैं, तभी एब्डक्शन का ऑफेंस बनेगा। नेक्स्ट, किडनैपिंग इज नॉट कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, ये नहीं है, जैसे ही एक बार हट गया ये ऑफेंस पे देन एंड देयर कंप्लीट। और एब्डक्शन के मामले में एब्डक्शन इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, यानी जब आप उसका प्लेस चेंज कर रहे हैं वो ऑफेंस नया ऑफेंस बनता चला जा रहा है। नेक्स्ट, इसीलिए एब्डक्शन के ऑफेंस के मामले में जहां जहां उस व्यक्ति को आप ले जाएंगे वहां जुरिडिक्शन कोर्ट का एराइज हो जाता है। अब इसके बाद किडनैपिंग इज ए कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस, और जो एब्डक्शन है वो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसके बाद पनिशमेंट के बिहाफ पे आप डिफरेंस करेंगे। जो किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट होगा वो अप टू 7 years एंड फाइन, और एब्डक्शन का जो ऑफेंस पनिशमेंट होगा वो एज पर ऑफेंस, एज पर एम और गोल ऑफ ऑफेंस, यानी जिस पर्पज के लिए आपने एब्डक्शन किया है उस पर्पज के रिगार्डिंग पनिशमेंट चेंज होता चला जाएगा। तो ये था कंप्लीट आपका, यानी आपने कुल 6 ऑफेंस देखे, यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों में डिफरेंस, इसी तरह से हर्ट, ग्रीवस हर्ट दोनों का, फिर इसके बाद आपने देखा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंटमेंट दोनों का डिफरेंस, और फिर आपने देखा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, उन दोनों का डिफरेंस। कुल 8 ऑफेंसेस, और ये सभी जो जिन ऑफेंसेस की हम लोगों ने चर्चा की ये सभी आपसे लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कहीं भी किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं।